बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में मुल्क में सियासी हलचल के हवाले से बात की जाएगी। मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे, किन शराइत पे होंगे, कौन क्या चाहता है। और अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात का एक तरफ जो बयानिया चल रहा था उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि बर्फीला पानी यानी ठंडा पानी डाल दिया। यानी वो कहते हैं जी मैं लेकर आऊँगा असलहा भी और ताकत भी। तो ये एक दफ़ा फिर उन्होंने बयान दिया, लेकिन ये बयान सिर्फ एक बयान ही हो सकता है, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए तसव्वुर ये किया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो बैकफुट पे चली गई है और एक कमेटी तश्कील देने की बात की जा रही है। मखलूत हुकूमत के इशारे भी मिल रहे हैं जनाब, और ये कहा जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़तरे में है और उनको हटाने के लिए लॉबिंग की जा रही है, मुलाकातें हो रही हैं सदर हाउस में, और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का अंदिया दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में पीटीआई साथ होंगी, पीपल्स पार्टी का एक पुराना फार्मूला था जिसकी बाज़गश होती रही, इवन पीटीआई के दौर में भी होती रही। साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर पीटीआई तैयार हो रही है तो उसकी वजूहात क्या है। मौलाना साहब इस वक्त सख्त मुखालफत कर रहे हैं हुकूमत की, उसके मदारिस के हवाले से, बिल के हवाले से। उनका बिल तो बन चुका है, उसके ऊपर साइन करें। सदर साहब ने साइन करने से इनकार किया, उसमें उन्होंने एतराज़ात लगा दिए थे, और वो सख्त जिसे कह सकते हैं कि मुश्किलात का शिकार हुकूमत इस वक्त नज़र आती है, क्योंकि एक तरफ एमक्यूएम की तरफ से भी हुकूमत से अलाइदगी का अंदिया दे दिया गया, लेकिन उनकी एक अपनी अलग तारीख है। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदू किया अपने प्रोग्राम में। हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब साबिक सेनेटर भी हैं, सियासतदान भी हैं सीनियर, उसके अलावा कानूनदान भी हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सांझे की हांडी वाला तस्वुर नज़र आ रहा है इस हुकूमत का। जो इत्तेहादी हैं वो भी परेशान हैं, और जो उस वक्त अपोजिशन में जा चुके हैं, मौलाना साहब की बात करें, वो भी परेशान हैं। क्या इशारे आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कुछ मखलूत हुकूमत का सेटअप बनना? देखिए, मखलूत हुकूमत अगर इन्हीं असेंबलियों से बननी है तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इन इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ात उठाती रही हैं, इसका मतलब है कि वो फिर इलेक्शनों के नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने इलेक्शनों के नताइज के ऊपर संगीन खदशात का इजहार किया। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने, इसी तरह अख्तर मेंगल साहब ने, इसी तरह महमूद खान अचकजई साहब ने। तो अगर ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर ये इसी पार्लियामेंट से किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो फिर अपने खुद ही स्टांस लिए हुए स्टांस की नफी करेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल कोई इन बातों में इतनी संजीदगी है। और जहां तक नेशनल गवर्नमेंट का वैसे भी ताल्लुक है, खुदा ना करे कि पाकिस्तान के ऊपर वो वक्त आए कि नेशनल गवर्नमेंट बने। नेशनल गवर्नमेंट तो उसी सूरत में बनती है कि जब ऑल एल्स हैज फेल्ड, मुल्क में आपकी एनार्की की सूरत हाल हो जाए, केओस की सूरत हाल हो जाए। तो हमें बेहतर तो हमारे लिए यही है कि आईन ने एक रास्ता प्रोवाइड कर रखा है, और वो है इलेक्शंस का, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जानिब जाए। इन इलेक्शंस जो हुए 8 फरवरी को, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि ये इलेक्शंस किस तरह हुए, किस तरह लोगों को फॉर्म 47 दिए गए, बोलियां लगी। तो ये इलेक्शंस तो किसी भी सूरत पे काबिल कबूल भी नहीं है, और दूसरा ये हुकूमत भी गैर नुमाइंदा हुकूमत है। तो इलेक्शंस की तरफ जाए, अवाम से राय ले और अवाम की राय को मुकद्दम रखे, ये हमारे बहरान का हल है। ये बाकी इधर उधर की बातें ही हैं कि ऐसी हुकूमत बना लें तो वैसी हुकूमत बना लें। जैसे टेक्नोक्रेट सेटअप वगैरह की बात होती, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी कुछ नाराज नजर आते हैं? एमक्यूएम की तरफ से भी इंदिया दिया गया है, वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिस आपको नजर आती है? देखिए, कोalition हमेशा चलाना एक मुश्किल काम होता है, जिसमें मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग इकट्ठे हो जाए। इस वक्त कोalition, सच्ची बात है, बैसाखियां इसको जो फराहम की गई हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश रहेगी कि ये सेटअप कायम रहे, वो इसको कीप इट टुगेदर। इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, कहते थे कि अगर बजट के लिए भी वोट करना होता था या कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन होती थी, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो लोग उनको नंबर्स पूरे करके दिया करती थी। तो ये इस सियासतदानों को आई थिंक ये अब मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। बड़े उतार चढ़ाव से ये बड़े बड़े नाम हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान साहब, ये बड़े नाम है पाकिस्तान की सियासत के, और इमरान खान साहब भी। तो ये तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अगर आज इनकी सियासत इसी चीज पे खड़ी है कि हमने बैसाखियों के सहारे हुकूमत करनी है, हमने पावर पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर मेरे ख्याल से इन्होंने कोई सबक तो नहीं सीखा, और ना इस सियासत का पाकिस्तान को आज तक कोई फायदा मिला है, पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा मिला है। यानी कि आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखें
तो आसिम भाई, इंसान हैरान हो जाता है कि हम इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं कि इस वक्त आधा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 50% पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। नो डाउट। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा इस मुल्क में स्कूल से बाहर है। हर साल 25 लाख नौजवान जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, लेकिन आगे उसके लिए रोजगार नहीं। आपके यहाँ बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म के हवाले से प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में है, टीटीपी का इशू है, पारा चनार में 150 लोग लुकमा अजल बन गए, शहीद हो गए। हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमारे सियासतदान कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हमारी इशराफिया कौन सी दुनिया में रह रही है। तो हमें अगर इस मुल्क को डगर पर डालना है तो हम सबको अपने रवैये तब्दील करने होंगे। लेकिन उसके अंदर मीडिया भी शामिल है, उसके अंदर सियासतदान भी शामिल है, बिल्कुल ऐसे ही। जनरल्स भी, ब्यूरोक्रेसी भी, तो वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा साहब हमेशा रावी चैन की बंसी बजाता है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि अशराफिया जो है, जिन जिन लोगों का, इदारों का आपने नाम लिया, ये अगर हम हकाइक से मुंह मोड़े, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और उसके अंदर कोई चीज़ छुपती नहीं है, लेकिन हकाइक को तस्लीम करना भी दोनों जानिब से, सिर्फ मैं इदारों और अशराफिया की बात नहीं करूँगा, अशराफिया में तमाम पार्टीज़ के लोग भी आ जाते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पे मफाद परस्ती है, मफादात का टकराव है, सिर्फ इस वजह से आपको अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है? 100%। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है आसिम भाई, हम हकीकत को तो झुटला नहीं सकते ना। आज अगर देखें पाकिस्तान दुनिया में कौन से इंडिकेटर्स में किसी बेहतर पोजीशन में है। आप किसी भी सेगमेंट का इंडिकेटर उठाकर देखें, पाकिस्तान आपको बॉटम तरीन दुनिया की ममालिक की फहरिस्त में मिलेगा। ट्रू। करप्शन आप उठाकर देख लें, करप्शन में हम कहाँ खड़े हैं। इंसाफ के हवाले से देख लें, हेल्थ के हवाले से देख लें, आप तालीम के हवाले से देख लें, आप खुशहाली के हवाले से देख लें, आप निजाम इंसाफ के हवाले से देख लें, तो ये इसमें हम सब कसूरवार हैं। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मुस्तफा साहब, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मौलाना साहब भी बड़े शदीद नाला नज़र आ रहे हैं मदारिस के बिल के हवाले से, और जो कुछ उनके साथ हुआ वो सबके सामने है। आप समझते हैं कि दिस टाइम इज सीरियस? वो कहते हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे। देखिए, मौलाना साहब के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्रॉड हो गया। 26वीं आईनी तरमीम, उनके वोट चाहिए थे और फिर उनसे वादे वईद कर लिए गए, एक उनकी मर्जी की लेजिस्लेशन भी पास करा दी गई, और फिर जब मकसद निकल गया तो अब उन्हें पूछ नहीं रहे, और अब मौलाना अपनी बात मनवाने के लिए कोशा है। तो आपको याद होगा तारिक कादरी साहब भी एक दफा इस्लामाबाद आए थे। जी बिल्कुल। तो उनके साथ भी उस वक्त की हुकूमत ने एक मुआहदा किया था और बाकायदा उसकी तहरीर भी सामने आई थी, लेकिन आज तक वो तारिक कादरी साहब उस मुआहदे के ऊपर मेरे ख्याल से हाथ में लिए ही फिर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इनके साथ तो पहली दफा नहीं हुआ। साथ लगता है हाथ हो गया नहीं, पहली मर्तबा नहीं हुआ। पीडीएम का जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर भी यही हुआ था, आपको अगर याद हो। जी हाँ। लेकिन आसिम भाई, फर्क ये है ना कि मौलाना की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। हम बेशक उनसे, उनके नजरिए से इख्तलाफ रखें, उनकी सियासी सोच से इख्तलाफ रखें, लेकिन मैच्योर उनके वर्कर्स हैं, मैच्योर उनकी एक सोच है। True. और अगर मौलाना ने कॉल दे दी इस्लामाबाद की तरफ आने की, तो बाकी तमाम जमातें जहां पर उनको बड़ी तगोदौड़ करनी पड़ती है लोग इकट्ठे करने के लिए, तो मौलाना एक बाकायदा स्ट्रीट पावर रखते हैं, सड़क के ऊपर एक कुव्वत रखते हैं। तो ये एक हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मौलाना ने कॉल दे दी तो फिर हुकूमत को घुटने टेक कर उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इससे पहले के हालात इस नौबत तक पहुंचे, जो वादे वईद किए गए हैं उनको पूरा करें, मामलात को मजीद बहरानी कैफियत की तरफ ले जाने में कौन सी समझदारी और अकल की बात। लेकिन मौलाना साहब ने एक और भी बात की है, उन्होंने कहा कि सदर साहब के इतराज़ात उनके नहीं हैं, ये किसी और के हैं। देखें, ये हो सकता है। अब हमारे इस निज़ाम में वजीर कानून जब गए और हुकूमती वफद मौलाना को मिलने गया, तो मौलाना ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, मैं आपकी इस आईनी तरमीम के ऊपर वोट देने के लिए जरूर गौर करूंगा, लेकिन उसका जरा मुसवदा तो दीजिए कि आखिर वोट देना किस चीज को, किस चीज पे। ठीक है, सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे, मुसवदा तक उनके पास नहीं था। तो हमारे यहाँ जो सियासत की गिरावट है वो तो खैर हम सब के सामने मौजूद है, लेकिन इसमें एक और नुक्ता भी काबिल गौर है आसिम भाई, और वो ये है कि देखें, 2 पार्लियामान के ऐवानों ने एक बिल पास किया, कौमी असेंबली ने एक बिल पास किया। अब बिल के अंदर जो नकायस थे वो आपको उस वक्त देखने चाहिए थे। अगर कोई ऐसा इशू खड़ा हो सकता था, आपको उस वक्त वादा नहीं करना चाहिए था।
वजारत कानून जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए हम उस वजारत में खर्च करते हैं, वो आखिर किस मर्ज के लिए खर्च करते हैं? ट्रू। नेशनल असेंबली सेनेट के अंदर लीगल ब्रांचेस बैठी हुई हैं, उनका क्या काम है? करोड़ों रुपए उन पे खर्च होते हैं। अगर बिल के अंदर कोई नकाइज थे तो वो सामने उस वक्त आने चाहिए थे। ये तो पार्लियामान की भी तौहीन है कि आप पार्लियामान के पास किए हुए कवानीन को आप कहें कि नहीं, इनको हम नहीं मानते। तो अब ये एक पेचीदा मामला बनता जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी बाहर तौर हुकूमत ही के कंधों पर है। मौलाना के कंधों पर तो कम है, वो तो मनवाने के लिए अपनी बात जरूर इस्लामाबाद का रुख कर सकते। लेकिन मुस्तफा साहब, ये जो करवट पे बैठने वाली बात की जा रही है पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से, एक तरफ मुज़ाकरात की बात के ऊपर एग्री भी करते हैं, फिर उसके बाद क्रिटिसाइज भी करते हैं एक दूसरे को, एक तरफ धमकी भी देते हैं कि असला भी लेकर आएंगे सीएमकेपी की। आप ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि दे मीन बिजनेस, यानी कि उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और ये होगा कि नहीं होगा? जो सीएमकेपी के आपने बात की कि उन्होंने धमकी दी है कि असला लेकर आएंगे, आपको पता है वो शहद के वैसे ही शौकीन है गालिबन। जी बिल्कुल। और सर्दियों का मौसम भी है, बड़ी मक्खी के बात में आ गए होंगे। बड़ी मक्खी के बातों को तो उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए, एंड ऑफ द डे हम पिछले कई सालों से सियासी बहरान की कॉस्ट एक पे कर रहे हैं, वो अवाम भी पे कर रहे हैं, मुल्क भी पे कर रहे हैं। हमने इस बहरान से निकलना तो है और निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही है। तहरीके इंसाफ ने अपनी पोजीशन चेंज की है। तहरीके इंसाफ माजी में कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करने की पॉलिसी पे यकीन नहीं रखती थी। अपनी सोच में तब्दीली वो लेकर आए हैं और मेरे ख्याल से हुकूमत को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए और बातचीत करके अगर सियासतदान आपस में बैठेंगे तो हल निकाल लेंगे। और हल इस सूरत हाल का निकालना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ अपनी अनाओं को पीछे रखें और ये मैं समझता हूँ अच्छी मुस्बत तब्दीली है तहरीके इंसाफ की जानिब से मुज़ाकराती टीम बनाना। हुकूमत को चाहिए इसको रेसिप्रोकेट करे और मामलात को सुलझाने की तरफ लेके जाए। सुलझाने की क्या बात करें आप? एहसन इकबाल साहब ने आज जो बयान दिया है, जो एक खिताब फरमा रहे थे, उसमें अपना किस्सा छेड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब किस लिए मुज़ाकरात की बात करते हैं। उन्होंने तो बाकायदा, वो कहते हैं ना, एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली बात है कि बात भी कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, और उसके बाद ऐसे बयानात भी आएँ। तो मेरे ख्याल है कि यहाँ पर ज़िद और थोड़ा सा एक तकब्बुर जो है वो, जैसे पीटीआई के ऊपर कहा जाता था, उनकी जमात जब हुकूमत में थी, तो यहाँ पर भी कुछ कमी नज़र नहीं आती। देखिए, तनाव और जिद से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर तनाव तो नहीं खत्म होगा। अगर हम मुस्तकबिल में ये जिस तरह बातें चल रही हैं कि अगर इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीजें बढ़ जाती है तो क्या उससे हम ये तवक्को करेंगे कि ठहराव आ जाएगा? कतई नहीं, बुहरान तो मजीद गहरा हो जाएगा। तो और हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, मैं समझता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हुए हैं। स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो फेज है वो ग्रोथ का है और अगर ग्रोथ आती है तो ये एक हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि वापस हमारी मईशत ग्रोथ की जानिब चल पड़े। अभी तक नहीं चली लेकिन उम्मीद है, कोशिश की जा रही है। ये जो मैक्रो लेवल पे स्टेबिलिटी आई है, आप पॉलिटिकल बहरान की नजर कर देना चाहते हैं इसको, तो 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साग डार साहब ने भी कहा कि चोर डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए क्यों तैयार हो गए। मतलब इशारा यही है कि शायद जनरल फैज हमीद वाला जो ट्रायल हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल, कोर्ट मार्शल की बात करें, तो उसके बाद जो अभी उस पर दिफात लगी हैं या फिर उनके ऊपर चार्जशीट हो गई है, तो अब शायद पीटीआई डर गई है, तो इसलिए ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। ये भी एक अंदिया दिया जा रहा है, ये भी एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है। देखिए, अब इस चीज का तो मुझे कोई और इल्म नहीं कि क्या एविडेंस मौजूद है मे 9 और जनरल फैज को तहरीक इंसाफ के साथ लिंक करने में। मल्टीपल चार्जेस जी जी, हाँ, मल्टीपल चार्जेस हैं। हाँ, वो तो शायद एविडेंस अभी पूरे पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं देखी। अभी तो आईएसपीआर की एक प्रेस रिलीज ही मौजूद है। ठीक हो गया। तहरीक इंसाफ की मुझे तो ऐसे लगता है कि क्योंकि उन्होंने 2-3 दफा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और उनके सामने रास्ते दो ही थे कि अगर आपने तब्दीली लेकर आनी है तो या तो आप पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करेंगे या आप सड़क का रास्ता। उन्होंने सड़क के रास्ते का चुनाव किया और वहां पर उन्हें नाकामी हुई। ट्रू। तो उस नाकामी के बाद अब अगर वो ये रास्ता दूसरा खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल एंगेज करना चाहिए। देखें, इसमें ना किसी की हार है ना किसी की इसमें जीत है। जो इस वक्त मुसलसल हार रहा है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोग हैं। हमें पाकिस्तान को बहरानी कैफियत से निकालना है तो उसके लिए अपनी अनाओं को साइड पे रखना होगा। इसमें कौन सी हार जीत है?
बैठ के आपस में गुफ्तगू करें, एक तारीख तय कर लें इलेक्शंस की, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, इलेक्शंस के ऑडिट की बात कर लें, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की बात कर लें, जो खवातीन कैद हुई हैं उनकी रिहाई की बात कर लें। तो इन बातों में क्या हर्ज है? ठीक हो गया। मैं वक्फा लेना चाहूँगा, उसके बाद एक अहम सवाल है जुडिशरी के हवाले से भी, और कुछ नई सियासी जमातों का भी हम देख रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना उभर के सामने आ रही हैं, नई जमातें बन रही हैं, उस पर भी थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा भाई, ये बताइएगा कि कुछ नई सियासी जमातें, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, फिर उसके बाद अवाम पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी आमद हुई है। अब एक मेरी पहचान पाकिस्तान, साबिक गवर्नर सिंध जो 14 साल गवर्नर रहे, आप भी उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे किया है। कल मैं उनके साथ प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि जो अवाम इस वक्त मायूसी का शिकार है, इंतशार का शिकार है, तसादुम के एक अलामत बनती जा रही है, उनको इंगेज करने के लिए, यानी कि उनको अपने साथ मुंसलिक करके उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ये जमात बनाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे ख्याल से कुछ दिनों में उसकी एक्टिविटीज इस्लामाबाद में भी आपको नजर आएंगी। कैसे देख रही हैं सियासी जमातें जो एकदम बनती जा रही हैं या आ रही हैं, तो उनके बाद कोई चीज़ रिप्लेस होने जा रही है? सियासी जमात बनाना हर किसी का हक है, वो जरूर इस सिमत में बढ़े, लेकिन सियासी जमात बनाने के लिए जो सबसे पहले जिस चीज का होना जरूरी है वो पॉलिटिकल वैक्यूम का है। जी बिल्कुल। कि सियासी वैक्यूम हो और फिर आप उसको फिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन करेंगे, लाइक माइंडेड लोग आए, एक दूसरे के साथ मिल जाए। इलेक्शन से पहले मेरा ख्याल था कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम एग्जिस्ट करता है और सियासी पार्टी की गुंजाइश मौजूद है। इसीलिए मैं मुसर रहा और उनके साथ हमेशा जब भी बात हुई कि जी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, मेरा ये मौकफ रहा। लेकिन फिर 8 फरवरी को मुझ समेत पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जिया निगारों का सबका मौकफ अवाम ने गलत साबित कर दिया। बिल्कुल सही है। अवाम ने 8 फरवरी को ये बताया कि कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के टमाटर, बैंगन, गाजर, मूली, हर किस्म के निशान को, जहां पर हमारे जैसे इलिटरेट मुल्क में जिस एक हल्के में आपको कम से कम 3 से 4 मोहरें मारनी पड़ती हैं, वहां पर लोगों ने मुख्तलिफ निशानों पर मोहरें मार कर उन्होंने अपना मैंडेट दिया और उन्होंने बताया कि कोई वैक्यूम नहीं है। तो सियासी जमातें जरूर बने, लेकिन मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग पीपल्स इमेजिनेशन। तो इस वक्त उस आर्ट में और लोगों की जो इमेजिनेशन है, वो तो ऐसे ही लग रहा है, चाहे हमें ये बात पसंद आए ना आए, कि वो इमरान खान साहब ने कैप्चर की हुई है। लेकिन और ये कराची जब का भी इलेक्शन होता है, अब कराची का भी मैंडेट देखें, अब सच्ची बात है पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची का मैंडेट 2018 में भी बदला गया था और 2024 में भी बदला गया। तो आप समझते हैं जो इस वक्त एमक्यूएम में कुछ खलबली सी मची हुई है, फैसल वाडा के साथ एक मीटिंग भी हुई, मुख्तलिफ मुक़द्दर जिसे कहते हैं ना ताकतवर हलकों की तरफ उन्होंने इशारा भी किया कि कहीं ये ना हो कि ये जो साबिक गवर्नर साहब की नई जमात आ रही है ये बहा के ले जाए इस रविश में बहुत सारे लोगों को। तो आप समझते हैं कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ये जमात कराची की ऑडियंस की हद तक, सिंध की ऑडियंस की हद तक? आसिम भाई, रियली मैं विश करता हूँ साबिक गवर्नर साहब को, विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन ये आप देखें, आपने एमक्यूएम का जिक्र किया, सबको फॉर्म 47 हाथ में पकड़ा के असेंबली पे बिठा दिए, जड़ें तो आवाम में नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब की जो ऑडियो है, आपको याद होगा, वो बहुत से टीवी चैनलों पे हेडलाइंस रही कि जिसमें उन्होंने शिकवा गिला किया कि यार कि हमें तो कोई अहमियत नहीं देता इस वजह से कि हमारे पास लोगों का मैंडेट नहीं है। सही। तो ये तमाम जमातें, यकीन मानिए कि ये जो मुल्क के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, जो हमारी नौजवानों की तादाद बढ़ी है, नौजवान वोटरों की तादाद बढ़ी है, फिर उसके बाद जो एक तेजी से पाकिस्तान अर्बनाइज हुआ है और अर्बनाइज होता जा रहा है, हमारी मिडिल क्लास बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। अब इन जमातों को जब तक उनके इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ एंगेज करने के लिए अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी गुफ्तगू को तब्दील नहीं करेंगे, फंडामेंटल्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तो कोई जगह नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। और आज इसी अनफॉर्चुनेटली कि ये एक जो सबसे
एक अहम चीज तजाद जिसका लोग हल चाहते हैं पाकिस्तान में, वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है पॉलिटिक्स। इस्तेहकाम पाकिस्तान बनी, अ, उनके बारे में ये परसेप्शन उभर कर सामने आया कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टेड एक पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम में जड़ें नहीं बना सके। और ये अगर इस तरह के तासुर के साथ कोई जमातें वजूद में आती हैं तो यकीन मानिए कि लोग एक्सेप्टेंस नहीं नहीं मिलती, तस्लीम करेंगे। एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक। आज Acceptance कतई नहीं डायनामिक्स, आपकी बात, डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें अब हम बात करेंगे कुछ अदलिया के शिकवों के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर जजेस में शुमार होते हैं, सीनियर तरीन जज हैं, आप ये बताइए, उन्होंने शिकवा किया कि जो तैनाती जजेस की करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, कमीशन बनाया गया है, उसके अंदर जो डेमोग्राफिक चेंज की गई है कि जुडिशरी का ज़्यादा रोल होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंटेरियंस का या एग्जेक्टिव का। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जो डायनामिक्स है उसको चेंज कर दिया गया है और अदलिया के लिए मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। लाइक माइंडेड जजेस भर्ती किए जा रहे हैं ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर उसको छिड़ा जाए, और उनका अदलिया मुश्किलात का शिकार है। कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे ख्याल से उन्होंने सही मौकफ लिया है, सही बात की है। 26वीं आईनी तरमीम का तो मकसद ही ये था कि अदालती महाज को फतह किया जाए, और फतह करने के बाद जो आईनी बेंच बना है, उस आईनी बेंच से हम तो तवक्को नहीं रखते कि आईनी मैटर्स के अंदर वो हुकूमत को टफ चैलेंज देने की पोजीशन रखता है। जजेस अपॉइंटमेंट में भी एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ गया है। जो नाम सामने आए हैं अब, जिस तरह जेसीपी के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में जो जजेस अपॉइंट होने हैं, वहां पर ज्यादा अंदेशा यही है कि हुकूमत की मनमानी चलेगी। तो मौकफ तो मंसूर अली शाह साहब ने ठीक लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं सारे मामले में जो कमजोरी देख रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे मुल्क की जो बार्स हैं, वो इस वक्त अपना रोल उस तरह प्ले नहीं कर रही जिस तरह उन्हें प्ले करना चाहिए था। वजह क्या लगती है आपको? बल्कि हमने बड़ा शोर सुना था, तहरीक शुरू होने लगी वकला की। मेरे ख्याल से अगर ये बिल्कुल ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की जानिब बढ़ जाते तो वकला ने सड़कों पर आ जाना था, लेकिन उसी वजह से प्रेशर में आकर इन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली और इन्होंने कहा कि नहीं, हम एक नई अदालत नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि अदालतों के अंदर ही एक बेंच क्रिएट कर देंगे। तो उसके बाद फिर जो वकला थोड़े ठंडे हुए, लेकिन अब आके लोगों को अंदाजा होना शुरू हुआ है कि ये जो वारदात डाली गई है, ये वारदात किन मकासद के लिए डाली गई और उसके क्या नताइज हैं। तो अब लेट्स सी इन टाइम्स टू कम कि हाउ द लीगल फ्रेटर्निटी रिस्पॉन्ड्स टू दीज चैलेंजेस। मेरा ये ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब का मौकफ दुरुस्त है और वकला को उनके इस मौकफ की न सिर्फ हिमायत और तायीद करनी चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़कर इसको मनवाने के लिए बार्स को और वकला को बाहर भी निकलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि वकला बाहर निकलेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ, 26वीं तरमीम से पहले ये सिलसिला शुरू था कि जी होगा, हम बुला लेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, वकला जमा हो जाएंगे, ये नहीं होने देंगे, लेकिन खामोशी रही। और अभी भी मामलात मुझे जू के तू नज़र आते हैं। वो डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार का कुछ मौक़िफ़ है, हाई कोर्ट बार का कुछ मौक़िफ़ है, तो यूनिटी इनकी आपस में नहीं नज़र आती। जी हाँ, फिलहाल वकला कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है और एक सेटबैक जरूर हुआ सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शंस के जो नताइज सामने आए, उससे जो लोग ये ख्याल करते थे कि नहीं इस वक्त हमें एक बड़ी तहरीक की जरूरत है, अदलिया के दिफा की जरूरत है, उसके लिए बाहर निकलने की जरूरत है, तो उन लोगों को मैंडेट नहीं मिला। तो ये बातें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं तो एक बेचैनी जरूर पाई जा रही है वकला में। जिस तरीके से जजेस के नाम सामने आए, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, तो लोग तशवीश जरूर का इजहार कर रहे हैं वकला कि ये क्या हो रहा है, ये कि किस तरीके से अदलिया के अंदर भर्तियां की जा रही हैं। इसको बेंचेस के वो बेंच फिक्सिंग तो खैर वो पीछे, लेकिन कोर्ट स्टफिंग जो हो रही है कि ये इसके क्या नताइज होंगे अदलिया पे, ये चीजें ज़ेरे बहस जरूर है। तो आई होप कि इसके ऊपर कोई मुत्तफिका कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी मामलात हो रहे हैं और उसके भी इजलास चल रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, जिसपे उनको दबाव का शिकार होने के हवाले से बात की गई, उन पर दबाव डाला जा रहा है, कुछ ऐसी हरकतें थीं जिसमें उनकी प्राइवेसी मुतासिर हो रही थी, उनकी वीडियोज़ की बात की जा रही थी। अभी तक वो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मामला तय नहीं हुए, वो अब मामला चल रहा है। अब तो क्योंकि मेजॉरिटी भी हो चुकी है
और वो जो एक बैलेंस ऑफ पावर थी वो चेंज ऑलमोस्ट हो गई है। तो आपको लगता है कि जजेस के लिए भी ये इम्पोज करने के लिए चीज़ें होंगी कि वो अपनी चीज़ों को, अपने प्रेशर्स को या बर्दाश्त करें या छोड़ दें या फिर पब्लिक ना करें? देखिए, अब ये तो एक बतौर माशरा भी हमने फैसला करना है। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते कि जहां पर आजाद अदलिया ना हो। हम्म, उन मुल्कों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती जहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो। तो अगर हमने अपनी अदलिया को इसी तरह चलाना है कि हम उनके कमरों में, बेडरूम्स में, घरों में कैमरे लगा दें और उनको हम हरास करें, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उनकी एग्जाम्पल भी हमारे सामने मौजूद है। जी, शौकत सिद्दीकी तो फिर जी तो बिल्कुल। जी, तो फिर तो ये मुल्क इस तरह और अदलिया नहीं चल पाई। अदलिया मुस्तफ़ा से भाई, फिर मैं माज़रत आपके साथ जी कता कलामी, मैंने ऐसे जजेस भी देखे हैं जो कि एक कोर्ट के, शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उस वक्त आपको याद होगा जब फारूक लगारी साहब सदर थे और एक अहम केस जो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाले, उनकी हुकूमत जब मुअत्तल की गई थी वो लगा हुआ था और सज्जाद अली शाह साहब शायद चीफ जस्टिस थे। तो उनको कहीं गुमान हुआ कि मेरे हक में फैसला ना दे दें, तो उन्होंने ये मेरे मतलब बाय हॉर्सेस माउथ और आई विटनेस हूँ, उन्होंने दबाव डाला उन चीफ जस्टिस साहब पे कि आप टेक ओवर कर लें सुप्रीम कोर्ट को और मैं एक नोटिफिकेशन या ऑर्डिनेंस निकाल दूंगा। तो उन्होंने उनको इनकार किया कि ये गैर आईनी चीज़ मैं नहीं करूंगा और ना करवाने के लिए मुझे कहें। तो उसके बाद उनके साथ जो सलूक किया गया, आई पर्सनली नो हिम, तो ऐसे जजेस भी थे कि जिन्होंने काम नहीं किया, दबाव नहीं लिया, उन्होंने घर जाना या फिर सख्तियां बर्दाश्त करना बेहतर समझा। तो उस रेफरेंस में अगर आप देखें तो उन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए भी कहा जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो। देखिए, बर्दाश्त ये तो कहीं पे भी नहीं है ना कि आप के भाइयों को, अहलो अयाल को उठा लिया जाए, हम्म, उनको अगवा कर लिया जाए, उनको करंट लगाई जाए, आपके घरों की जो प्राइवेसी है उसको वायलेट किया जाए, हम्म, तो अदालतों के ऊपर फायरिंग कर दी जाए, जिस तरह एक दहशतगर्दी की जज साहब थे सरगोदा में, जिस तरह उनकी अदालत के ऊपर हुआ। तो ये भी तो एक एक्सट्रीम है। तो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो ऑफ कोर्स होगा, बनना भी चाहिए, लेकिन हम खुद क्यों मलूज़े खातिर नहीं रख सकते इन चीजों को। देखिए, ये बरतानिया दुनिया का ऐसा मुल्क है कि जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल रिवायात हैं रूल्स सिर्फ। ऑफ द गेम लिखे हुए भी नहीं है, लेकिन कन्वेंशंस के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। बगैर कहीं बातें एक लिहाज और उन चीजों पर अमल करने की जिम्मेदारी वो हर कोई महसूस करता है। कोई अदलिया ये किसी और मुल्क की अदलिया तो नहीं है, पाकिस्तान की अदलिया है ना। हम्म, जो पार्लियामान है ये कौमी इदारे हैं। तो कौमी इदारों को और उनकी प्रेस्टीज को मलूज़े खातिर रखना वो किसके फायदे में है? पाकिस्तान के फायदे में है ना। तो ये हमें इस तरह की चीजों से वैसे खुद से भी गुरेज करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसको कोड ऑफ कॉन्डक्ट की सूरत दे दे। कितने कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है हमारे पास, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता। ये तो रवैयों में तब्दीली से इस तरह की बातें आती हैं। मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपको कुछ तब्दीली आती नज़र आ रही है हुकूमत में या सिस्टम में या सियासी जमातों के रवैयों में? बिल्कुल भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और ये बात कहते हुए मैं दुख महसूस करता हूं कि किसी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं है, ना ही कोई जो क्राइसिस की ग्रेविटी है उसका किसी को एहसास है। हम्म, आप और मैं अब जब बात कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली हकीकत ये है कि 60% पाकिस्तान में इस वक्त आप मगरिब के बाद घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। हम्म, लेकिन हम बिल्कुल अपने मामलात में, पावर स्ट्रगल में, पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। आप बताइए, क्या पूरे बलूचिस्तान में आप सिवाय क्वेटा के रात को कहीं ट्रैवल कर सकते हैं? सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, जनूबी इजला, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू, डीए खान, लकी, कोहाट, इन एरियाज का क्या हाल हो गया है? हम्म, जो साबका आपके ट्राइबल एरियाज हैं उनका क्या हाल हो गया है? आप मुल्तान से अगर आप सखर वाली मोटरवे पे जाएं तो रात को कॉन्वॉयज में जाना पड़ता है क्योंकि डाकू पड़ जाते हैं वहां पर। हम्म, तो पूरा 60% से ज्यादा पाकिस्तान, उसके अंदर तो स्टेट की रेट एवेपोरेट हो गई है। लोग अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सियासी झगड़ों से और जाती अनाव से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये अनफॉर्चुनेट है और मुझे तो वेरी लगता है कि अनफॉर्चुनेट, नो डाउट। खुदा खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। पाकिस्तान को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हमारी अशराफिया की तैयारी मुकम्मल है कि रियासत को और पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा के ही रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, बल्कि तीसरे हिस्से में और सियासी मामलात पे डिस्कस करेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराता चलूँ। स्काइप पे मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसके अलावा शौकत महमूद बसरा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ बसरा साहब आपसे, कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐलान करते हैं कि जी असला लेकर आएंगे, CM-KP जिस तरह बयान दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि लड़ना भी है और मुज़ाकरात भी करने हैं? और ये क्यों तासुर दिया जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब हमीद का जो केस है और वो ट्रायल जो हो रहा है कोर्ट मार्शल, उसके ऊपर चार्जशीट के बाद आप लोगों को मुज़ाकरात क्यों याद आ गए? आप अगर एहसान इकबाल साहब की आज बात करें, उन्होंने कहा जी हमें चोर कहता था, आज खुद जेल में बैठा हुआ है और उसको आज मुज़ाकरात याद आ रहे हैं, तो निशान इबरत बना बैठा है, बल्कि ये कहा गया है। बात यह है कि बहुत सारे आप जैसे भाई, दानिशवर, सहाफ़ी, सियासतदान, सारी दुनिया ये कहती थी कि आप इस फार्म 47 की जाली हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था, इन्ना दिन ये तो बेचारे वेले हैं, ये तो पपेट्स हैं, ये कठपुतलियां हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि चले हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं। हमने इनको मुतालबा किया है कि 9 मई जो कि एक ड्रामा रचाया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसका हमने कहा है आप जुडिशियल कमीशन बना दें 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस की सरबराही में, और दूसरा 26 को जो आपने खून की होली खेली है, जो कत्लेआम किया है, उसका एक जुडिशियल कमीशन बना दे। और दूसरा जो अहम मुतालबा है, इमरान खान समेत जो बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हैं 1-1.25 साल से, उनको रिहा करें। अब इन्होंने अगर हमें 15-16 तक जवाब ना दिया तो दूसरा स्टेप जो आपको हमने बताया कि हमने जो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, और हमने ओवरसीज पाकिस्तान, पहला स्टेप उसका ये है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इस हुकूमत को, जो चोर भी है, जो जाली भी है, जो सिर्फ जिनका काम पाकिस्तानी अवाम के पैसे को लूटना है, और जो वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा बाहर से भिजवाते हैं, उनको ये उन पे ये याशियां करते हैं और अपनी दुनिया में। बसरा साहब, मेरा है मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि मुल्क को नुकसान देने की जगह आप अगर सियासी मामलात को सियासी हद तक रखें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त एक तिनके के सहारे पे चल रही है, तो आप चाहते हैं कि ये मुल्क की जो मईशत चल रही है ये भी ख़त्म हो जाए और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। आसिम रजा साहब को जब मुल्क पे डाकुओं का और चोरों का कब्जा होगा तो किस तरह वो रकम जो आप कहते हैं कि अवाम पे लगेगी? ये तो चंद घराने हैं, ये शरीफ टोला है, जरदारी टोला है, इनके सहूलतकार हैं, जो कमीशन माफिया है, जो दिहाड़ियां लगाते हैं, जो ठेके में पैसे का। तो सबसे बड़ी बात, जब ये अवाम की नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम की हुकूमत ही नहीं है, अवाम इनको जेलों में देखना चाहती है। कोई जालसाजी से सदर बन गया, कोई जालसाजी से भट्टी साहब की तरह MNA बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई गवर्नर बन गया। तो मेरे भाई मुझे बताएं, वो इनकी अय्याशियों के लिए, इनकी जो कत्लो गारत अवाम की, आई वुड लाइक टू टेक रिप्लाई। मैं भट्टी साहब आपका रिप्लाई लेना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत है, सदर बन गए, जाली वज़ीर आज़म बन गए, आपके ऊपर भी इशारा कर दिया कि जी आप जैसे MNA बन गए। इसको किस तरह आप इसका जवाब देंगे? मतलब रिप्लाई चाह रहा हूँ मैं आपका इसके हवाले से। देखें, मैं शौकत भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। अब ये PTI में हैं और मुझे इन्हें अंदाज़ा था कि इनकी तरबियत और ये अपने अखलाकियात की हदूद क्रॉस करेंगे। मैं इनसे 10 बस्ता ये गुजारिश करूँगा कि पहले झूठ बोलने से पहले कुछ हक़ाइक़ का भी जायज़ा ले लेते हैं। देखें, पहले मैं तो अपनी अल्लाह की 100 बार लानत। भट्टी साहब, पहले जो झूठ बोले उस पर बसरा साहब रिप्लाई लेने दीजिए। बसरा साहब रिप्लाई लेने दीजिए प्लीज। हौसला रखे ना, मैंने आपकी हर बात सुनी है। हौसला रखे, हौसला रखे, हौसला रखे। जी जी, यही तो आपकी खराबी है आप लोगों की। अब मेरी बात सुन ले ना, अब हौसले से मेरी बात सुन ले, फिर इसके बाद जो ना जो भी। और मैं ये समझता हूँ कि पहली ये बात इन्होंने ये कही कि चलो मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ, फिर अगली बात करता हूँ कि जी जिस तरह की जी डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी जाली MNA बने हैं, इन्हें ये याद नहीं होगा। असम भाई, आपको तो सारे केस का पता है। जी, मैं विटनेस भी हूँ 2018 के बाद क्या हुआ आपके साथ। हाँ जी,
जो आपके साथ हुआ था मुझे वो भी याद है। वो भी याद है ना। जी जी। तो देखें वहाँ 2018 में ये जो फरिश्ते यहाँ बैठे हैं जनाब टीवी पे आके अपने आप को फरिश्ता डिपिक्ट कर रहे हैं, इन्हें ये पूछें कि 2018 में मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, मेरे बच्चों पे दिए गए, मेरी वाइफ पे दिया गया, और इसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं जीता। मुझे 3 साल इनका जो सबसे बड़ा लीडर था जनरल फैज हमीद, जिनके अब वहाँ पे उनके साहब के आने से इनको तकलीफ हो रही है और ये हमें गाली निकाल रहे हैं, उसने मुझे इतना 3 साल के लिए असेंबली की मेंबरशिप से इन्होंने, इनका जो चीफ जस्टिस साकिब नसार था, उन्होंने बाहर किया। मैं दोबारा कहाँ से बहाल हुआ? मैंने उनसे बहाल हुआ बंदयाल साहब से, जस्टिस शाह साहब से, जस्टिस शाह साहब से और मुनीब अख्तर साहब से। ये 3 रुकनी बेंच ने मुझे मेरी MNA के ओहदे पे मुझे बहाल किया था। मंसूर अली शाह साहब थे ये 3 रुकनी। अगर ये कहें ये तीनों जज ये कहते थे कि मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और ये जो थे ये नून लीग के थे, और जो अपना बंदयाल साहब भी थे वो भी नून लीग के थे। मैं उनके बेंच से 22 में बहाल हुआ। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये जैसे आप ये धांधलियां करते हैं, जैसे ये आप एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे बैठ के आए थे, ये हर बंदे को इस अंदाज से समझते हैं। मैं समझता हूँ जिस बंदे को पता ही नहीं होता कि कौन क्या है, वो टीवी पे आके बैठ के अपनी 2-4 फिक्रे उसने रटे हुए हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फलाने हैं, ये धमकाने हैं, ये हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा तो इनके साथ इज्जत एहतराम का रिश्ता था, लेकिन ये ऐसी बातें कर जाते हैं जो बंदे के बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं हक़ाइक़ की बात करूंगा। और ये जो आप अपने एक दिन प्रोग्राम रख लें अपना आसम भाई, मैं वो सारे हक़ाइक़ लेके आ जाता हूँ 2018 वाले, और बसरा साहब को भी वहां बुला लेना और मुझे उनका सिर्फ जवाब दे दे। जी ओपन चैलेंज है, चीखें मार रहे हैं, ओपन चैलेंज है दोनों के लिए। जी चैलेंज हो रहा है जी बसरा साहब आपको। इनका ये रवैया यही। बसरा साहब चैलेंज किया उन्होंने, प्रोग्राम रखे आए। जी सर, मैंने कहा वो अपने सारे कागजात लेकर आएंगे। अब जवाब ले लें। मैं एक वो कहते ना पंजाबी च सच आख्या भाभड़ मच रहा है। ये सब थोड़ा कसूर नहीं, बात करने नहीं। भट्टी साहब अब मुझे सवाल हुआ है, फिर मुझे सवाल हुआ है। ठीक है, पहले इसका सवाल हुआ है, मुझे सवाल हुआ है। जी 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 जी, सवाल का जवाब दे ले। जी मैं बसरा साहब से सवाल करता हूँ भट्टी साहब। 2018 का आसिम भाई, ताकि इनकी चीखें जो बसरा साहब का आगे भी चीखें बंद हो जाएं। ये पहले 2018 का ले, मैं अपनी चीजें ले आता हूँ 2018 की, मैं इनके सामने रखता हूँ। ये मुझे उसका जवाब देता है, मेरे को कीता है या भट्टी साहब को? इन्होंने क्या क्या गुल खिलाया? भट्टी साहब मुझे जरा बसरा साहब से रिप्लाई लेने दें। गंदी हरकतें की थी इन्होंने, कैसे विक्टिमाइज किया था सियासी लोगों को, इन्होंने कौन कौन से जुल्म किए थे। आज ये मुंह उठा के यहाँ बातें करने आ जाते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं एक और चीज, झूठ बोलते हैं कि अल्लाह की हौसला भट्टी साहब थोड़ा सा हौसला। मैं अर्ज करूं कि ऐसी इस किस्म का रवैया होने नहीं चाहिए। ये पॉलिटिकल लीडर हैं ये। बसरा साहब वाली बात है। अच्छा भट्टी साहब थोड़ा सा हौसला। मैं रिप्लाई, क्या बरता है, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि आप कुछ जो बात हो रही है उसको तहम्मुल से एक दूसरे से सुने, और बसरा साहब थोड़ा लैंग्वेज का और इल्जामात का इस्तेमाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ताकि कोई पर्सनल उससे बात बढ़ जाए आगे और बहुत आगे चली जाए, तो एक अच्छा ताल्लुक रहे हमेशा। और गुफ्तगू इस किस्म का रवैया। जी बसरा साहब, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो अपनी मैंने कभी आज तक पर्सनल बात किया कभी किसी से नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखे ना, ये इनको नहीं देता क्या बातें। मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा हम सही कंडक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब जुल्फिकार साहब, मैं जरा बसरा साहब से बात कर रहा हूँ। मुझे अब बसरा साहब, मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा आपका, आप बिल्कुल प्रोग्राम सही कंडक्ट नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ बसरा साहब। मुझे ये बताइए कि मैं चाह ये रहा हूँ कि तहम्मुल से गुफ्तगू हो जाए, कोई ऐसे लैंग्वेज या कोई ऐसे इल्जामात ना लगाए जाएं कि जो कि पर्सनल हो जाएं। बसरा साहब। अच्छा, अब आसिम साहब बात ये है, हाँ, मैं अपने कागज ले यार उनका सबर करे यार। हुण तो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट को टाइम इज रनिंग आउट। मैं बात करना चाह रहा हूं दोनों से, और एक ऐसे मामले के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अब बात आसिम भाई,
इस जाली एमएनए को कहे, आप मेरी बात सुकून से सुने। नहीं, प्लीज मैंने मैं मेरी बात सुने, बसरा साहब ऐसे बात सुने, आप बात सुन लेना मेरी। हाँ। बात सुने। पंजाबी कहते ने सच आख्या भांबड़ मचदा है। जो इन्होंने बातें की है, मैनू तो इन्हां दी हुण डॉक्टर होने की डिग्री ते शक पैण लग पिया है। गुजारिश सिर्फ इतनी है, इनसे ये पूछें कि इनके लीडर का नाम क्या है। इनके लीडर का नाम है नवाज शरीफ, बाबूजी नवाज शरीफ। अगर जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं, अगर वो बेचारा हार गया है और ये चेले और खलीफे कहते हैं हम जीत गए हैं, ये तो मौजज़ा है दुनिया के अंदर। मुझे कहीं बता दें कि जिसकी पार्टी हो, जिसके नाम पे ये सियासत करते हो, वो बेचारा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार जाए और ये यहाँ पर बैठ के आकर बड़के मारनी शुरू कर दे। बसरा साहब, मेरा सवाल वहीं पे है, अभी तक गुफ्तगू वहीं पे फंसी हुई है। मैंने पूछा मुज़ाकरात की बात और एक तरह धमकियों की बात वहां से शुरू की थी। अभी तक मुझे उससे रेलेवेंट रिप्लाई नहीं मिला आपका। आसिम भाई, मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिनके पल्ले कुछ होता है। मैं और सबर यार और डॉक्टर भाई सबर कर। अच्छा, मुज़ाकरात उनके साथ होते हैं जिनके पल्ले कुछ होता है। हमने स्पीकर साहब को मिले, स्पीकर साहब अब इनको एस्टेब्लिशमेंट इजाजत देगी, बात करनी है या नहीं करनी, तो उसके बाद ये हमारे साथ बात कर लेंगे। लेकिन बस साहब, आप लोग ये तय तो कर लें कि आप लोगों ने करने भी है कि नहीं करने। कभी कहते हैं करने हैं, कभी कहते हैं नहीं करने। एक तरफ से बयान आता है, ये किस कंफ्यूजन का शिकार है? Who's calling the shots? कौन इसको कमांड कर रहा है? मेरी बात आसिम भाई, अगर आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते या जानबूझ के समझना नहीं चाहते तो अलग बात है। मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि स्पीकर साहब को हम मिल चुके हैं। स्पीकर साहब को एजेंडा बता दिया गया है। 16 तारीख तक इनको टाइम दे दिया गया है। अच्छा, अगर इन्होंने हमसे मुज़ाकरात करने हैं, उसके लिए हमने अपनी डिमांड भी बताई है और ये हमें कह रहे हैं कि जिस एस्टेब्लिशमेंट जिसने हमारी हुकूमत बनाई है, जिसने हमें वजीर आज़म बनाया है, जिसने हमारी पंजाब की जाली वजीर आला बनाई है, वो उनसे हम पूछेंगे, वो अगर हमें इजाजत देंगे तो हम आपसे बातचीत Who said this? किसने कहा ये? कोई नाम बताए ना। अब ओ भाई, मैं कह रहा हूँ स्पीकर साहब को मिले और किसको मिले? नहीं तो स्पीकर साहब ने ये बोला है। ऑफ द हाउस होता है। नहीं तो स्पीकर साहब ने आपको ये कहा। ऑफ द हाउस होता है ना यार। अच्छा, बात तो सुन ले यार आसम मेरी। तो आप ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि बोला कौन है ये आप लोगों को। अच्छा, मेरी बात तो सुन ले। हाँ। मेरी बात सुन ले। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम डे 1 से कहते थे कि जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास फैसले का इख्तियार होता है, आदमी उनसे बात करता है। ये बेचारे तो सारे काउंसलर बनने के अब काबिल नहीं है। नवाज शरीफ बेचारा शक्ल देता था नहीं, वो खुरम दस्तगीर पता क्या कह रहा है? कह रहा है 1 साल हो गया मुझे मिलता ही नहीं वो। अब उन्होंने कल बयान दिया है। अब हालत ये है कि ये सारे के सारे अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, लास्ट 30 सेकंड्स है। मैं भट्टी साहब का रिप्लाई लेना चाह रहा हूं। 30 सेकंड लास्ट, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक फिक्रा अगर आप जावेद लतीफ का स्टेटमेंट चला सकते हैं। आसिम भाई, मैं बात बताऊं ना, एक फिक्रा यार, टाइम रह जाएगा, मुझे रिप्लाई लेने दें। कहते थे कि हमने पॉलिटिकल लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने, हमने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, दूसरी तरफ ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक तरफ ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ से ये 2018 में उनके कंधों पे बैठ के तशरीफ भी लाए और हर जगह पे कहा कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं और अपना कोरम पूरा कराने के लिए भी जनरल फैज हमीद का मुझे बड़ी साहब 10 सेकंड लास्ट मुझे ये बताएं, मुज़ाकरात करने के लिए आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए? बस इसका जवाब दे दें प्लीज। बिल्कुल हम तैयार हैं और हम तो कहते हैं, फिर हम तो खुद कहते हैं। ठीक है, आप ओके, आए हमारे साथ बैठे हैं, आपके जो बात है मानने को। बसरा साहब आप क्या कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? सिंपली मुझे इसका जवाब दीजिए। भाई हमने तो, मैं फिर कह रहा हूं कि कमेटी खान साहब ने बना दी, उस कमेटी की मुलाकात स्पीकर साहब से हो चुकी। अब दूसरी बात ये है, ये जो अभी जनरल फैज की बात कर रहे थे, आप मुझे बताएं कि जावेद लतीफ क्या कहता है? जावेद लतीफ ये कह रहा है कि ना हम हुकूमत जीते हुए हैं, हमें जितवाया गया है, ना हम हुकूमत बनाना चाहते। ठीक हो गया बसरा साहब, वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। कल आने के बाद